स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। इससे पहले की कुछ लेक्चर वीडियोस के अंदर हमने जो है वो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल फार्मूला जो है उसके बारे में स्टडी किया था और ये पढ़ा था कि एनालिटिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट्स हमारे पास क्या होता है, अगर किसी कर्व के अंदर सिंगुलर पॉइंट्स है तो उसके इंटीग्रल का फार्मूला क्या होगा, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो सारी लेक्चर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ ही हम जो है वो अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। देखिए कॉशी रेजिड्यू थ्योरम जो है वो क्या कहता है, अगर मैं उसकी स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ूँ तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम मुझसे कहता है if fz is analytic function inside and on a simple closed curve C except at finite number of poles, singular point z1 z2 so on zn inside C means curve, then integration of C fz dz equals to 2 pi I r1 plus r2 plus so on rn। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसका सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, और इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक का मतलब कि उसमें कोई सिंगुलर पॉइंट्स नहीं है। सिंगुलर पॉइंट्स कौन से होते हैं? जहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होता और उसकी इंटीग्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, ज़ीरो नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल उसको मैं z1 कह देती हूँ, एक को मैं z2 कह देती हूँ, सो ऑन, एक को मैं zn कह देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो एनालिटिक नहीं है, यानी मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू कॉशी रेजिड्यू थ्योरम? वो वैल्यू आप इस फॉर्मूले के ज़रिए से निकाल सकते हैं जहाँ पे r1, r2 और rn जो है वो इन करस्पॉन्डिंग पोल्स के जो हैं वो रेजिड्यू हैं, सही है। तो अब सवाल ये आता है कि रेजिड्यू फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो मेरे पास रेजिड्यू फाइंड करने के कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है रेजिड्यू ऑफ अ सिंपल पोल। सिंपल पोल से मुराद की जिसका ऑर्डर 1 है। अब ये ऑर्डर 1 क्या है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, रेजिड्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए एफ ऑफ z। फिर रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, तो उसका फॉर्मूला आपके सामने है लिमिट z टेंड्स टू ए 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल d ऑफ n माइनस 1 अपॉन डी जेड ऑफ n माइनस 1 एंड सो ऑन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये रेजिड्यू एट इन्फिनिटी का फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो भी कंडीशन बन रही होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो अपने रेजिड्यू के फॉर्मूले को पिक करेंगे, उसके अंदर जो है वो सिंपली वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। एक और बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि जितने भी क्वेश्चंस हमने कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में किए थे वो क्वेश्चंस हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों के अंदर आंसर सेम ही आता है, बस कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के अंदर क्या था कि आप पार्शियल इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है। वो थोड़ी सी ट्रिकी भी होती है, उसमें आपका टाइम भी कंज्यूम होता है। तो आप अगर एग्जाम में आपको नहीं बोला हुआ कि किस मेथड से करें तो आप कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से कर लीजिएगा, वो कंपैरेटिवली ईजी है, ठीक है। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि कॉशी रेजिड्यू थ्योरम कंपैरेटिवली जो है वो इजी है एज़ कम्पेयर टू कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आंसर सेम ही आएगा। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसमें हम पार्शियल इंटीग्रेशन करते थे, इसमें हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ये मेरे पास मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच पोल एंड रेजिड्यू ऑफ इट ऑफ, यानी ये मेरे पास एफ ऑफ जेड फंक्शन दिया हुआ है जिसका मुझे ऑर्डर और पोल निकालना है। इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करूँगी। इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है इस वाले फॉर्मूले की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ये हम सिर्फ और सिर्फ तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा के दिया हुआ हो। अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं लगा के दिया हुआ तो हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ उसका ऑर्डर बता देंगे और रेजिड्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो पोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इस डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेना होता है। तो हम जब लेंगे तो ये आएगा z माइनस 1 z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो z क्या आया, एक बार आया 0, एक बार आया 1 और एक बार आया z इक्वल्स टू 2। अब देखें ये तीनों ही जो हैं वो सिर्फ एक ही दफ़ा रिपीट हुए हैं। 0 भी एक दफ़ा आया, 1 भी एक दफ़ा आया और 2 भी एक दफ़ा आया। तो इसका मतलब ये जो है मेरे पास सिंपल पोल है, इनका ऑर्डर क्या है, 1, सही है। सिंपल पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो आप यहाँ पे लिख दें
सिंपल पोल्स ऑफ ऑर्डर वन। वैसे तो सिंपल पोल्स का मतलब ये है कि जो है वो आपके पास ऑर्डर वन है, लेकिन आप पूरी बात लिख दें, ठीक है, सिंपल पोल्स और आगे ब्रैकेट में लिख दें ऑर्डर वन, सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनके जो है वो सवाल में कहा था कि आप पोल्स बता दें, तो वो तो हमने बता दिए, ठीक है, कौन सा ऑर्डर है पोल्स का वो बता दिया, और रेजिड्यू भी निकालना है इनका। तो हम तीनों का रेजिड्यू निकालेंगे, इसको हम R1 बोलेंगे, इसके रेजिड्यू को R2 और इसके रेजिड्यू को R3 बोल लेते हैं हम, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सिंपल पोल है तो इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ये वाला, रेजिड्यू एफ ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ ऑफ z, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो मैं लिख लेती हूँ। फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा, r इक्वल्स टू रेजिड्यू, मतलब रेजिड्यू के रिस्पेक्ट से मैं लिख रही हूँ, r इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है ये देखें, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ ऑफ z। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस ए एफ ऑफ z। तीनों रेजिड्यूज के लिए यही सेम फॉर्मूला होगा क्योंकि तीनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। तो अब हम जब z1 फर्स्ट रेजिड्यू के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा r1 इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू, अब यहाँ पे a मेरे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0, z माइनस ए की जगह z माइनस 0 और f ऑफ z की जगह ये फंक्शन आएगा, ठीक है, जो कि है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। ये देखें, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये z जो है वो इस z को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। सॉरी, ये z तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है, ये z और ये z एक दूसरे को कैंसिल आउट कर चुके हैं। अब हम इसके ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1 इज -1 और ये 0 माइनस 2 इज -2। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1/2। ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेजिड्यू का आंसर आया, ठीक है, यानी इस z इक्वल्स टू 0 वाले का। अभी मुझे z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 वाले का भी निकालना है, तो मैं वहाँ पे जब निकालूंगी तो देखें R2 यानी रेजिड्यू 2 के लिए ये क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0, तो इस दफ़ा z टेंड्स टू a, तो इस दफ़ा a मेरे पास क्या है, इस दफ़ा a मेरे पास 1 है, सही है। तो z टेंड्स टू 1 हम लिख देते हैं, z माइनस a यानी कि z माइनस 1 और फंक्शन, तो फंक्शन मेरे पास क्या है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। तो यहाँ इस दफ़ा z माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इज अगेन 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये z की जगह आएगा 1 और ये वाला z माइनस 1 और z माइनस 1 तो कैंसिल हो चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा आपके पास 1, सही है। अब मुझे रेजिड्यू R3 के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो R3 के लिए जब मैं कैलकुलेशन करूँगी तो देखें इस दफ़ा मेरा क्या है, लिमिट z टेंड्स टू, इस दफ़ा जो मेरे पास है a वो 2 है, सही है, तो z टेंड्स टू 2, z माइनस a की जगह आएगा z माइनस 2 और फिर फंक्शन जो कि है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। तो इस दफ़ा z माइनस 2 विल कैंसिल आउट दिस z माइनस 2, और अब मेरे पास क्योंकि स्पेस नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा -3/2 सिंपली, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत कंपैरेटिवली इजी था। इसके ऊपर हमने रेजिड्यूज़ के बाद ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन होता तो फिर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाती, सही है। तो फिलहाल हम क्वेश्चन 1 को यहीं तक रखेंगे क्योंकि जो इसकी डिमांड थी कि ऑर्डर आप बता दें हर पुल का और रेजिड्यू बता दें, वो हमने फुलफिल कर दी है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, और ये आगे मुझे फंक्शन गिवन है। इसमें भी क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन यहाँ पे इसके साथ नहीं दिया हुआ तो मैं सिर्फ रेजिड्यू ही निकालूंगी, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप मेरे पास क्या होता है कि मुझे पोल्स फाइंड आउट करने हैं, जिसके लिए मुझे डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल लेना होता है। तो ये हो जाएगा z+1 होल स्क्वायर z² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आ जाएगा z+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 या फिर z² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको जो है वो इससे z की वैल्यू निकालेंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, z आएगा -1 ठीक है, 2 दफ़ा एक ही सेम आएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। और जब आप z² प्लस 4 से z की वैल्यू निकालेंगे तो एक दफ़ा आएगी ये z इक्वल्स टू +2 आयोटा -2 आयोटा। कैसे, z² इक्वल्स टू -4 और क्योंकि माइनस आ चुका है तो जब आप इसको फिर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो आप अंडर रूट लेंगे तो एक दफ़ा आएगा +2 आयोटा, एक दफ़ा आएगा -2 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास पोल्स आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो एक ही दफ़ा रिपीट हो रहा है, +2 आयोटा और एक दफ़ा -2 आयोटा। तो ये तो मेरे पास क्या है, सिंपल पोल है, SP लिख रही हूँ, मीन्स सिंपल पोल। जबकि ये जो है -1 ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये सिंपल पोल नहीं है, ये ऑर्डर 2 का पोल है। ठीक है, अब हमारे पास पोल ऑर्डर 2 का हो, 3 का हो, 5 का हो, 7 का हो, जिसका भी हो, हम रेजिड्यूज का एक ही दफ़ा निकालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली आंसर तो फिर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर 2 वाला पोल है इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ये वाला ऑर्डर n वाला, और यहाँ पे n फिलहाल क्या होगा, 2 होगा। तो जब मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसको लिखूंगी तो देखें ये क्या बन जाएगा, इस तरह से मैं कर लेती हूँ, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, जब मैं अप्लाई करूँगी ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू, आप यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू a। तो लिमिट z टेंड्स टू a मेरे पास इस वक्त क्या था, a मेरे पास था 1। ठीक है, 1 ही है ना, ये देखें, सॉरी -1 है। तो लिमिट z टेंड्स टू -1, ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 1/n-1 फैक्टोरियल। तो 1/n मेरे पास क्या है, 2, तो 2 - 1 इज़ 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, सही है। d ऑफ n-1, n क्या है 2, तो 2 - 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाय, जो कि मैं नहीं लिख रही, d ऑफ z के ऊपर भी n-1 जो कि 1 ही आएगा, तो d/dz ही हम इसको लिखा रहता है, z - a की पावर n। तो z माइनस a, यानी कि इस दफ़ा मेरे पास -1 है तो वो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे z+1 लिखूंगी मैं। n क्या है मेरे पास 2 है और f ऑफ z, तो फंक्शन मेरे पास क्या गिवन था, फंक्शन मेरे पास गिवन है z² - 2z अपॉन z+1 का होल स्क्वायर और z² प्लस 4। ठीक है, अब फॉर्मूला हटा के आप एक दफ़ा इसको इस तरह से पूरा देख लीजिए। ये मेरे पास फंक्शन था, वो मैंने लिख दिया, और ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेरे पास ये पूरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो अब जब मैं इसको करूँगी तो देखें मेरे पास 1/1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही आएगा, तो उसको मैं नहीं लिख रही। d/dz का मतलब है कि इस टर्म को आप एक दफ़ा डेरिवेट करेंगे, तो z+1 होल स्क्वायर, तो z+1 होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास रिमेनिंग सिर्फ है z² - 2z अपॉन z², जिसको मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ। तो लिमिट z टेंड्स टू -1 और z² - 2z अपॉन z² प्लस 4। ठीक है, तो इसके ऊपर जब मैं, और d/dz भी रिमेनिंग है, सॉरी d/dz, तो इसको मुझे एक दफ़ा क्या करना पड़ेगा, डेरिवेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे d/dz आ रहा है। ठीक है, तो जब मैं डेरिवेट करूँगी तो मैं लिखती हूँ लिमिट z टेंड्स टू -1 और इसके ऊपर मेरे पास u अपॉन v रूल लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे v एज इट इज़ आता, v का स्क्वायर, v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, तो u मेरे पास ये है जिसका डेरिवेटिव आएगा 2z - 2 माइनस, अब यहाँ पे z² - 2z एज इट इज़ आता है, और इसका डेरिवेटिव जो कि आएगा 2z। ठीक है, तो जब मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगी तो देखें z² यानी कि -1 का स्क्वायर है, तो वो आएगा 1 + 4, दैट इज़ 1 + 4 मैं लिख देती हूँ। ठीक है, फिर 2z, तो ये हो जाएगा -2 - 2, सही है। फिर ये माइनस एज इट इज़ z² यानी कि -1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 1 माइनस,
और ये हो जाएगा +2, सही है, माइनस ये वाला, और जब आप यहाँ पे z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 तो वो हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। और फिर ये 2 और यहाँ पे -z जब करेंगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय, जब आप इसके अंदर z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा ये बन रहा है मेरे पास z² + 4 यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब आप पूरी इक्वेशन उठा के अपने कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा लिमिट अप्लाई करके वो आएगा -14/25। तो ये मेरे पास एक रेजिड्यू हो गया, ठीक है। और ऑर्डर भले कुछ भी हो, हम रेजिड्यू एक ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो हो गया। अब मुझे Z2 यानी इसका रेजिड्यू R2 का फाइंड आउट करना है, और ये R3 यानी Z2 और Z3 के मुझे रेजिड्यू फाइंड आउट करने हैं। तो मैं लिख देती हूँ R2 = फॉर्मूला मेरे पास यही बनेगा। देखिए फॉर्मूले के अंदर हमेशा आप ये बात याद रखें, जब भी मेरे पास, यहाँ पर हम देखते हैं, जब भी मेरे पास ऑर्डर जो है वो 2 होगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। जब मेरे पास ऑर्डर 3 होगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यानी 1/2 फैक्टोरियल, इस तरह से, सही है। तो फॉर्मूला आप यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं और फिर आप इसके अकॉर्डिंग n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको फिर ये जो मैं तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, ये तरीका ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बता देती हूँ कि मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा इसका वो क्या बनेगा, लिमिट z टेंड्स टू, इस दफ़ा मेरे पास a क्या है, 2 आयोटा, तो वो मैंने लिख दिया z - a, दैट इज z - 2 आयोटा। अच्छा यहाँ पे तो फिलहाल मैं सिंपल पोल जो है उसका फॉर्मूला लगाऊंगी, ठीक है, ये वाला सिंपल पोल, ये वाला लगा रही हूँ फॉर्मूला। ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया था कि ऑर्डर n का फॉर्मूला आप किस तरह याद रखें, सही है। तो यहाँ पे लिमिट z टेंड्स टू ट्वाइस z - 2 आयोटा और f ऑफ z जो कि मेरे पास है z² - 2z अपॉन z + 1 का होल स्क्वायर, और z² + 4 था जिसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, z + 2 आयोटा और z - 2 आयोटा, ठीक है। तो ये z - 2 आयोटा z - 2 आयोटा को कैंसिल आउट कर देगा, और जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी z की जगह पे 2 आयोटा रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास बनेगा z² यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर, तो दैट इज -4 -2z की जगह जब आप 2 आयोटा रखेंगे तो वो बनेगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z² यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर +1, तो हम लिख देते हैं 2 आयोटा +1 होल स्क्वायर और z प्लस यानी कि 2 आयोटा + 2 आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 आयोटा, एंड दिस इज द आंसर फॉर माय सेकेंड रेजिड्यू R2, ठीक है। उसके बाद जब मैं R3 जो कि था मेरे पास लिमिट z टेंड्स टू, इस दफ़ा a क्या है, -2 आयोटा, तो ये हो गया -2 आयोटा, और फिर z, ये जब आप माइनस सब्सटीट्यूट करेंगे तो z - a, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस यानी -2 आयोटा और एक फॉर्मूले का माइनस, तो ये बन जाएगा +2 आयोटा, और फिर फंक्शन जो कि था z² - 2z अपॉन z + 1 का होल स्क्वायर, और z² + 4 की जगह आप उसके ये लिख लें जगह है z + 2 आयोटा और z - 2 आयोटा। तो इस दफ़ा z + 2 आयोटा z + 2 आयोटा को कैंसिल आउट कर देगा, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 आयोटा का स्क्वायर दैट इज -4, और ये -2 और उसके साथ जब आप -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +4 आयोटा, डिवाइड में आपके पास आएगा -2 आयोटा +1 का होल स्क्वायर, और ये तो कैंसिल आउट हो चुका है मेरे पास, ठीक है। तो z - 2 आयोटा में जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास बनेगा -4 आयोटा। सो दिस इज़ द आंसर। तो ये मेरे पास तीनों मैंने रेजिड्यू फाइंड आउट कर लिए हैं, और जो है आपको इस क्वेश्चन में ये पता लगा कि मेरे पास सेकंड ऑर्डर या ऑर्डर n वाला जो फॉर्मूला है वो किस वक्त अप्लाई होता है, सही है। इसके बाद हम जो है अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एग्जैक्टली मेरे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से ही है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन का लगा हुआ है साइन, तो इसका मतलब कि मुझे ये वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये अप्लाई करना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे मेरे पास z mod of z = 1.5 गिवन है, यानी कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है, और अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल इक्वेशन मेरे पास जो सर्कल का सेंटर है वो क्या है, वो है सेंटर जो है वो है 0 0,
और जो रेडियस है वो है 1.5। ये इक्वेशन किस तरह से रीड करते हैं ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस लेक्चर का लिंक भी दे दूंगी, तो आप लोग काइंडली वो प्रीवियस लेक्चर भी देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वैसे ही इस इक्वेशन को पढ़ना आता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, आपको वो लेक्चर देखने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें और एक और चीज़ क्या देखनी होती है कि जो मेरे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मेरे पास क्या आए थे, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में याद हो z इक्वल्स टू क्या आए थे, ये देखेंगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, तो z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 2 ये आए थे मेरे वो पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं था। तो 0, 1, 2 ये मेरे पास पॉइंट्स आए थे, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं था। तो अब देखें जो मेरे पास 0 और 1 है वो इस 1.5 के इनसाइड लाई करेंगे। तो जब इनसाइड लाई करेंगे तो इसका मतलब कि मेरे पास फंक्शन इन पॉइंट्स के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा। ये सारी बातें भी हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि जब इनसाइड लाई करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें उसके ऊपर कॉशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करके और वो पॉइंट निकालना पड़ता था जहाँ पे मेरे पास यानी कि फंक्शन एनालिटिक नहीं था, तो उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी। तो यहाँ पे भी 0 और 1 जो है वो इनसाइड 1.5 लाई करेंगे, तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो R1 मेरे पास क्या आया था, R1 मेरे पास आया था 1/2 और R2 मेरे पास आया था 1। तो हम लिख लेते हैं R1 है 1/2 और R2 जो है वो है 1। आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो ऑब्वियसली सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, सही है। अब अगर मैं R3 की बात करूं तो देखें मेरे पास सर्कल का जो रेडियस गिवन है वो 1.5 गिवन है, जबकि जो मेरा एक और पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मेरा एनालिटिक नहीं है वो है 2 जो है वो इस 1.5 से आउटसाइड लाई करेगा। तो अगर वो पॉइंट जिस पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है अगर वो मेरे सर्कल से आउटसाइड लाई कर रहा है तो मुझे तो उससे कोई कंसर्न ही नहीं होता, मैं तो डायरेक्टली उसका आंसर अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल थ्योरम 0 लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे R3 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये बात समझने में आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देखें, उसके अंदर ये इनसाइड वाली कहानी और सर्कल की इक्वेशन पढ़ना ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा और रिपीट भी कर देती हूँ। देखिए मेरे पास जो पॉइंट्स आए थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आए थे 0, 1, 2, ये वो पॉइंट्स थे जहाँ पे मेरा फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं था। तो इन पॉइंट्स के ऊपर फिर मुझे क्या करना था, मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो जब मैंने देखा कि रेडियस जो है मेरा सर्कल का वो 1.5 है, तो 1.5 के इनसाइड ही 0 और 1 लाई करेंगे ऑब्वियसली। तो इन पॉइंट्स पे तो मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि मेरे पास क्या वैल्यू है। तो वो वैल्यू हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि फाइंड आउट कर चुके थे, हाफ थी R1 की और R2 की जो थी वो 1, वो मैंने एज इट इज लिख ली यहाँ पे, सही है। फिर जब मैंने पॉइंट 3 देखा जहाँ पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं था जो कि था 2, सही है, तो उसका रेजिड्यू मैंने कैसे 0 लिख दिया कि मुझे पता है कि जब ये पॉइंट मेरे इस आर्क की जो रेडियस है यानी जो मेरा रेडियस है उससे ही आउटसाइड लाई कर रहा है, तो मुझे तो फिर कोई कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि मैंने कॉशी इंटीग्रल थ्योरम के अंदर ये बात पढ़ी हुई है, यानी हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जब कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जो कि जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं है लेकिन अगर वो मेरे कर्व से आउटसाइड लाई कर रहा है, उसके इनसाइड या बाउंड्री लाइन पे नहीं लाई कर रहा, तो मैं उसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकती हूँ। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई करके आंसर 0 लिख दिया। इसके बाद अब क्योंकि मेरे पास इस क्वेश्चन में ये कर्व लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि मुझे ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। तो जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगी तो देखिए ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा, और क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3 ही रेजिड्यू हैं तो R1 R2 प्लस R3, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, तो एज इट इज, ठीक है। R1 मेरे पास क्या आया है हाफ, प्लस R2 मेरे पास आया 1, प्लस ये मेरे पास आया है 0, ठीक है। तो जब आप हाफ प्लस 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 3 पाई आयोटा। दिस इज द आंसर फॉर माई क्वेश्चन नंबर 3। तो आज की लेक्चर वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, और जो है अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करिए काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो अपलोड करूँ।